हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दक्ष एजुकेशंस। आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसके अध्याय नंबर 6 की, चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम है जनसंख्या। जैसा कि आप सभी चैंपियंस को ये पता होगा कि इससे पहले हमने 5 चैप्टर्स हैं इस बुक में, उन सभी पे अलग अलग वीडियो सेगमेंट में डिस्कशन कर लिया है और वो कंप्लीट हो चुकी हैं। पांचों वीडियोस जो हैं उनकी एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। क्लास 9 की ज्योग्राफी का यह आखिरी चैप्टर है, जनसंख्या, पॉपुलेशन। आज के इस सेगमेंट में हम इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, तो आइए आज का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं और ये आखिरी चैप्टर जो है इसको भी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जनसंख्या। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वह स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार नहीं किया था। जैसे ही आविष्कार हुआ वह एक संसाधन बन गया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़, सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव शहर को प्रभावित करती है, तभी तो वो आपदा बनते हैं। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन और उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ और कैसे रहते हैं, उनकी जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। चलिए चैंपियंस, यहाँ एक बात आप नोट कर लें, भारत में जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10-10 वर्षों पर होती है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। क्या क्या वे चीजें हैं, देखते हैं। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं। इस पे क्या है कि जनसंख्या का आकार एवं वितरण, लोगों की संख्या कितनी है और वे कहाँ निवास करते हैं। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया में हम बात करेंगे कि समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। जनसंख्या के गुण या विशेषताओं में हम बात करेंगे कि उनकी उम्र क्या है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता दर क्या है, व्यावसायिक संरचना क्या है, उनके हेल्थ कंसर्न्स क्या है, स्वास्थ्य की अवस्था क्या है, इत्यादि बातों पर। तो आइए पहली बात पर हम बात करते हैं, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2001 तक भारत की जनसंख्या 10,280 लाख थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% थी। यह 10.2 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, देखिए ये भारत का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में असमान रूप में वितरित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% हिस्सा जो है वह इंडिया के पास है। अभी मैं आप लोगों को जनगणना के बारे में बता रहा था और आपके बुक में भी नीचे बॉक्स बना करके जनगणना पर कुछ विशेष बातें नोट करने लायक लिखी गई हैं, इसको नोट जरूर आप कर लें। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना ही जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी और उसी के बाद से लगातार प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे वृहद स्रोत है और ये जब जनगणना होती है तो ऑफिशियली
और पब्लिकली इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या जो है, इसमें 2001 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। 2001 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश था, जहां की कुल आबादी 16,660 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय के जो राज्य हैं जैसे सिक्किम है, इसकी आबादी केवल 5 लाख है। यहीं लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं उनकी आबादी केवल 60,000 है। नीचे एक ग्राफ के द्वारा आपको जनसंख्या वितरण अलग अलग राज्यों का दिखाया गया है। अगर आप ध्यान दें तो उत्तर प्रदेश में 16.16%, महाराष्ट्र में 9.42%, बिहार में 8.02%, पश्चिम बंगाल में 7.79% और आंध्र प्रदेश में 7.41%। मतलब 50% भारत की आधी आबादी जो है वो इन 5 राज्यों में रहती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश। और आधी आबादी बाद बाकी और जो 23 राज्य बच गए उसमें रहती है। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है वह सबसे आपका बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5%। एक बार फिर से इसको ध्यान दें। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और जिसकी जो आबादी जो है वो भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% ही है। जो सबसे बड़ा राज्य है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण अगर देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व असमान वितरण बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को ही हम जनसंख्या का घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जानते हैं। भारत विश्व के एक घनी आबादी वाले देशों में से एक है। केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व याद करने के लिए आपकी बुक में कहा जा रहा है। आपको इंटरनेट पर ये जानकारियां मिल जाएंगी। वर्ष 2001 में भारत की जनसंख्या का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 324 पर किलोमीटर स्क्वायर। जहां पश्चिम बंगाल की जनसंख्या का घनत्व 904 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 2001 की जनगणना के अनुसार 13 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या वाले घनत्व के नाम की आप चाहे तो एक लिस्ट बना सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार दिए गए हैं। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप अगर चाहें तो वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई है उसके आंकड़ों से भी अगर आपका संबंधित लिस्ट बनाए तो आपका नोट्स जो है, जो आप नोट लिख रहे हैं, वो अपडेट हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। क्यों कम जनसंख्या है? तो पर्वतीय क्षेत्र है और जलवायु की अवस्थाएं जो है वो विरल है, मतलब मुश्किल है। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व तो मध्यम है। पहाड़ी एवं कटे छटे पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली और कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या के घनत्व को जो है प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी जो भाग है और दक्षिण में केरल की जनसंख्या का घनत्व तो बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। फिर से देखिए, उत्तरी मैदान के जो राज्य हैं वहां पर और केरल की जनसंख्या का जो घनत्व है वह बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम आप यूं ही बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश बता दीजिए, बिहार बता दीजिए, आप पंजाब भी बता सकते हैं, हरियाणा बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
यह भारत का एक मानचित्र दिखाया जा रहा है। इस मानचित्र पर अलग अलग राज्यों को में जनसंख्या का जो घनत्व है वह अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। 100 से कम, 100 से 250 के बीच, 251 से 501 के बीच और 501 से अधिक। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया, परंतु अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए भारत में अभी 28 राज्य हैं। एक राज्य जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको 2 हिस्सों में बांट करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो आप याद रखें कि अब वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण और संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन मुख्यतः 3 प्रक्रियाओं के कारण होता है: जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण यह होता है। जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर, किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में हुआ परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या जैसे 1991 की जनसंख्या के बाद की जनगणना के बाद की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जनसंख्या की वृद्धि का दर। इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रति वर्ष 2% की वृद्धि दर का अर्थ है दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। इसे वार्षिक वृद्धि दर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2001 में 10,280 लाख हो गई है। आपको यहाँ देखें अगर आप एक टेबल में, तो ये भारत की जनसंख्या की वृद्धि का परिणाम और किस दर से, किस रेट से वृद्धि हुई है वो बताया गया है। कुल जनसंख्या लाख में बताई गई है, एक दशक में कितने की वृद्धि हुई और वार्षिक कितना दर से वृद्धि हो रही है, ये उस टेबल में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। 1981 से वृद्धि की दर है वो धीरे धीरे कम होने लगी है। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1,820 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वृद्धि इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। आप वापस इस सारणी पर आए। 1951 से 61 के बीच 1.25% की वृद्धि होती है। फिर 1.96% की वृद्धि होती है। फिर 2.20% की वृद्धि होती है। फिर 2.22% की वृद्धि होती है, जो सबसे ज्यादा है 81 से 91 के बीच में। 2001 में 1.93% की वृद्धि हुई है। अगर संख्या में लाख में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वृद्धि जो है वो यहाँ पर दिख रही है 2001 में। और यहाँ पर अभी अगर जो कुल जनसंख्या लाख में देखा जाए तो 2001 वाली आखिरी जो जनगणना है उसका में सबसे ज्यादा दिखाया जा रहा है। आगे बात करते हैं। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। एक जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि जो है वो 155 लाख है, जो कि संसाधनों एवं पर्यावरण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। आगे बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया है उस पर बात करेंगे।
जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की होने वाली परिवर्तन की तीन मुख्य प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे हम जन्म दर कहते हैं। फिर से एक बार इसको देखिए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म हुआ उसे हम जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक, वर्ष 1980 तक जो है जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर भी अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में की वृद्धि में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है उसका लोगों का प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को ही प्रवास कहा जाता है। प्रवास आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय भी हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है लेकिन यह एक देश के भीतर की जनसंख्या के वितरण को जो है वह प्रभावित जरूर करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने के प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक जो है वो प्रभावी होता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र और लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी प्रभावित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या 17.23% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2001 में बढ़कर 27.87% हो गई है। एक दशक 1991 से 2001 के बीच 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 23 से बढ़कर 35 हो गई। सब आंकड़े हैं। आयु संरचना पर बात करते हैं। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की निर्धारक होती है। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। फिर से इसको देखते हैं। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। वो वर्ग कौन कौन है इस पर बात करते हैं। पहला वर्ग है बच्चे। बच्चे जो 15 वर्ष से कम उम्र के हैं, बच्चे जो 15 वर्ष से कम उम्र के हैं, इनकी बात हम कर रहे हैं। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं तथा इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए और इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध करने की आवश्यकता भी होती है। वयस्क 15 से 59 वर्ष के लोग इस कैटेगरी में आते हैं। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील और जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। वृद्ध कौन है? 59 वर्ष से अधिक। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त भी हो सकते हैं, ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को भी प्रभावित करता है, तो ध्यान रखें।
बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जो है जनसंख्या के आश्रित समुदाय को भी प्रभावित करता है, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते। भारत की जनसंख्या में इन तीनों समूहों के अनुपात को 6.6 में दर्शाया गया है। अब लिंग अनुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात या लिंग अनुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच सूचक है। देश में लिंगानुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है, ऐसा प्रतीत होता है। क्यों ऐसा प्रतीत होता है, इसका पता लगाने के लिए कहा जा रहा है। सन 1951 से 2001 के बीच के लिंग अनुपात को अगर देखें तो इस सारणी में दिखाया गया है, और आप देख रहे होंगे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या पिछले 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो इस सारणी के द्वारा दिखाया गया है। आप देख रहे हैं कि केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1058 है, पांडिचेरी में यह 1001 है, जबकि दिल्ली में यह 1000 पर 881 ही है। हरियाणा में भी प्रति 1000 की संख्या पर 861 ही लिंगानुपात है। आगे बात करते हैं साक्षरता दर पे। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्ट केवल एक निश्चित और जागरूक व्यक्ति ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा भी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। भारत में साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 64.84% है। देश की साक्षरता दर 64.84% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 75.26% और महिलाओं की साक्षरता 53.67% है। साक्षरता दरों में इस प्रकार का अंतर क्यों है, ये आपको सोचना चाहिए। अब हम व्यवसायिक संरचना के बारे में बात कर लेंगे। तो आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। फिर से इसको एक बार पढ़िए। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुरूप किए गए जनगणना के वितरण को व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिक श्रेणी आप जानते हैं कि इसमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि की क्रियाएं शामिल होती हैं। जो द्वितीयक क्रियाकलाप है उसमें उत्पादन करने वाले खाद्य पदार्थ, द्वितीयक क्रियाकलाप में उत्पादन करने वाले उद्योग जो है भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं, और तृतीय क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं आती हैं। विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। विकसित देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल खेती बाड़ी, केवल कृषि कार्य में संलग्न है। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अब अगर आप फिर अब और आगे आए हम तो हम देखते हैं कि भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग जो है वो केवल कृषि कार्य करता है। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13% और 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण
द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन भी हुए हैं। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य जनसंख्या के संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भी भारत में जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने की एक बड़ी कोशिश की गई है और सुधार हुआ भी है। मृत्यु दर जो वर्ष 1951 में प्रति 1025 थी, 2001 में घटकर प्रति 1000 8.1 रह गई है। औसत आयु जो 1951 में 36.7 वर्ष थी, वो बढ़कर अभी 64.6 वर्ष हो गई है। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप संभव हो पाया है। वर्तमान उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पानी, शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध हो पा रही है। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता भी है। अब हम किशोर जनसंख्या की बात करें। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां हिस्सा है। किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु के वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों के लिए अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक पदार्थ अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता एनीमिया से पीड़ित हैं। विकास के इस प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें समस्याओं के प्रति जागरूकता को भी बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार कल्याण नियोजन कार्यक्रम को आरंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का एक परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर बालकों के विषय में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ने किशोर और किशोरियों की पहचान राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ने किशोर और किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की है जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की संरक्षा जैसी अत्यंत ही महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह करना और देर से संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पौष्टिक सेवाएं उपलब्ध करवाना, बाल विवाह को रोकने के लिए कानूनों को सुदृढ़ करना है। किसी भी राष्ट्र के लिए वहां के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही एक सक्षम राष्ट्र प्रदान कर सकती है। यह आप लास्ट में इसको जोड़ लें कि एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही एक सक्षम राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। और इस सेगमेंट में, जनसंख्या वाले इस सेगमेंट में हमने पढ़ा कि हर 10 वर्ष में जो जनगणना होती है, तो जनगणना सरकारी आंकड़े होते हैं जिन्हें फिर अगले 10 वर्ष उपयोग में लाया जाता है।
पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन फर्स्ट रेगुलर जनसंख्या या जनगणना का जो कार्य है वो 1881 से आरंभ हुआ। 1800 और आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो, और सन 2001 की जनगणना के बाद जो आंकड़े आए हैं वो, और अभी वर्तमान में जिस जनगणना के आंकड़ों से काम चलाया जा रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना है। इन तीनों आंकड़ों को लिख करके इन तीनों में क्या डिफरेंसेस आए हैं, वे अगर आप करें तो ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और काफ़ी अच्छे से आप दूसरे को समझा भी पाएंगे। चैंपियंस, जैसा कि मैंने बताया है कि चैप्टर रीडिंग करने के बाद और उसको हाईलाइट करने के बाद आपका पहला काम बनता है कि चैप्टर में जो चीज़ें आपने हाईलाइट की उनको कॉपी में नोट डाउन कर लें। आप उनको कॉपी में आप नोट डाउन करें, और नोट डाउन करने समय कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत, कुछ समझ में ना आए तो आप बेहिचक मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप ये भी बताएं कि ये सेगमेंट आपको कैसा लगता है, और अपना फीडबैक ज़रूर दें। चलते 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 ये कहना है कि अगर आप अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, उनको बताएं कि आप यहाँ इस चैनल पर प्रतिदिन आकर के एनसीईआरटी की बुक का डिस्कशन कर सकते हैं। आज हमने एनसीईआरटी की भूगोल की जो पुस्तक है कक्षा 9 की, क्लास 9 की, उसके 6 चैप्टर का डिस्कशन आज खत्म कर दिया। 5 चैप्टर्स ऑलरेडी किए गए थे, आज 6ठे चैप्टर का डिस्कशन जो है वो कंप्लीट कर दिया गया। अब हम क्लास 9 की ही विज्ञान की पुस्तक का डिस्कशन आरंभ करने वाले हैं, जो कल अगले दिन के क्लास में वो होगा। तो आप सभी इसके लिए तैयार रहें। ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है तो ज्योग्राफी का नोट्स बना लें, ज्योग्राफी का के 6 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करें, और क्वेश्चन आंसर करने के बाद कहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप बेहिचक हमें ये बता सकते हैं। आपकी कमेंट्स और आपके जो फीडबैक है उनका हमें इंतज़ार रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।